नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। ठीक है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, चाहे आप JVT या फिर HPRC के अपकमिंग और भी आने वाले एग्जाम में, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को अभी स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान। तो बोलते हैं कि अभी ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है उसका क्या नाम है। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है और 100% श्योरिटी के साथ ही एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसको अभी नोट कर लो। तो इंडिया ने अभी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, तो ईरान से अपने सिटीजन्स को जो है बचाने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु जो है वो लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। अब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है और डे बाय डे जो है स्थिति खराब होती जा रही है, ये भी जो है वो आप देख रहे हैं। तब ये ऑपरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अलग अलग टाइम पर अपने नागरिकों को अलग अलग कंट्री से निकालने के लिए ऑपरेशन चलाती रही है, ताकि जो है उनके नागरिक सुरक्षित रहें जहाँ पर भी हैं। अब देखो, अफगानिस्तान में जब वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल आने लगा था, तब इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति उस टाइम चलाया गया था। कौन से ईयर की ये बात है, 2021 की ये बात है, 2021 में 2021 में ये चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति के बाद इंडिया ने ऑपरेशन गंगा भी चलाया था। ये 2022 में जो था वो चलाया था। ये 2022 में इंडिया ने चलाया था ताकि जो यूक्रेन में, रशिया में, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो यूक्रेन में जो इंडिया के नागरिक फंसे थे उनको वहां से निकाला जा सके। तो ऑपरेशन गंगा जो था वो स्टार्ट किया गया था। फिर अभी ऑपरेशन सिंधु 2025 में जो है लॉन्च किया गया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इंडिया ने क्यों लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जो है वो लॉन्च किया था। इंडिया ने जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें 26 सिविलियंस जो था मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए जो था वो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंधु भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो ऑपरेशन है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा हो गया, ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया, जो कि इंडिया पहले लॉन्च कर चुकी है, उन ऑपरेशन को भी नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट इजराइल्स ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो बोलते हैं कि उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। अब ईरान के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है ये नाम जो है उसका रखा गया है। अब देखो, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन है, और ऑपरेशन राइजिंग लाइन ये जो है वो इजराइल के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को जो था वो क्यों स्टार्ट किया था। इस ऑपरेशन को इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक करने के लिए जो था वो लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल का ऑपरेशन है और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये जो है वो ईरान का ऑपरेशन है। अब ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी का नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना है, परंतु अभी इसने बहुत ज़्यादा रफ्तार जो है वो पकड़ ली है। बहुत अग्रेसिव दोनों कंट्रीज यहाँ हो गई हैं और एक दूसरे की इंपॉर्टेंट साइट्स को जो है वो हिट किया जा रहा है। इजराइल चाहता है कि अब ईरान में तख्ता पलट जो है वो कर दिया जाए, तो ईरान में अलग अलग साइट्स को जो है वो हिट कर रहा है और ईरान जो है वो हार नहीं मानना चाहता। ईरान जो है वो क्या कर रहा है, इजराइल पर जो है वो अटैक कर रहा है और इजराइल के इंपॉर्टेंट जो ऑफिस हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है वो अटैक जो है वो कर रहा है। अभी जब ईरान और इजराइल का वॉर जो है वो चला हुआ है, तो एक और बात आई कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी से जो है वो बाहर जो है वो निकल सकता है। ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है, इसको NPT कर भी जो है वो लिखते हैं। ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है, ये है क्या, ये ऐसी ट्रीटी है जिसके ऊपर जो है वो ईरान ने जो है वो साइन किए हुए थे और इस ट्रीटी में ये कहा गया है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल और उनका जो बढ़ता हुआ दायरा है उसको रोकना, और न्यूक्लियर एनर्जी का और ग्लोबल न्यूक्लियर जो डिसआर्मामेंट है वो हो सके, ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका पीसफुल इस्तेमाल जो है वो हो सके। ईरान इसमें पार्टी था, परंतु ईरान अभी तैयारी कर रहा है इसको छोड़ने की। ये ट्रीटी 1968 में साइन हुई थी और 1970 में जो था वो अस्तित्व में जो था वो आई थी। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इस ट्रीटी के जो है पार्ट नहीं है। आगे चलकर हम न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे भी, वहाँ से कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर आपके होंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट G7 समिट 2026।
6। तो उत्तीर्ण सीरीज में लगातार ये तीसरा पार्ट है कि हम G7 समिट की जो है वो बात कर रहे हैं। G7 समिट अभी 2026 का जो है वो कौन होस्ट करेगा? 2026 का जो है वो होस्ट किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी जो है वो 2025 का किसके द्वारा जो है वो होस्ट किया गया? वो कनाडा के द्वारा होस्ट किया गया। इंडिया क्या G7 का मेंबर है? नहीं, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। देखो G7 के बारे में हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि एक ट्रिक है जूस विद गर्लफ्रेंड कर जो कि कंट्रीज आती हैं G7 की। जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इटली हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया और इंग्लैंड, यूके जो है ये हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। 2026 में फ्रांस करेगा और 2025 में जो है वो कनाडा में किया गया। कनाडा का जो अल्बर्टा प्रांत है वहाँ पर किया गया। अल्बर्टा में भी जो है वो कनानस्किक्स कर जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो जहाँ पर एग्जैक्टली जो है ये अभी जो है वो होस्ट हुई है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है ये होस्ट हुई है। अल्बर्टा प्रांत है वो, अल्बर्टा के भी यहाँ पर जो है ये होस्ट हुई है। G7 के बारे में एक और बात ध्यान रखना कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बस इंडिया को स्पेशली इनवाइट जो है वो यहाँ पर किया गया था। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि इंडिया को पहली बार इन्वाइट किया गया हो, इससे पहले भी इंडिया को इन्वाइट किया जा चुका है G7 में। G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, परंतु हाँ G20 का जो है वो इंडिया ज़रूर जो है वो मेंबर है। और 2025 में जो G20 समिट होने जा रही है उसको कौन होस्ट करेगा? उसको जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो होस्ट कर रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वो इसको होस्ट कर रहा है G20 समिट को 2025 में। तो इतना सब यहाँ से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन एनिमेशन फिल्म विन्स ज्यूरी अवार्ड एट एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल इन फ्रांस। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय एनिमेशन फिल्म ने फ्रांस में एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जो है वो किस फिल्म के द्वारा जीता गया है? ये इंडिया की एनिमेटेड फिल्म है। ये अवार्ड जो है वो देसी ऊन कर जो है वो एक फिल्म है जिसके द्वारा ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से जो है वो करंट अफेयर पूछना चाहे डेप्थ में जाकर, तो देसी ऊन कर इस अवार्ड का जो है वो नाम ध्यान रखना। ये जो एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म अवार्ड थे ये फ्रांस में जो है वो है, जहाँ पर इस फिल्म को जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से इतना ही है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि इंडियन एनिमेशन फिल्म है देसी ऊन जिसने ये जूरी अवार्ड एट एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में जो है ये जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल पोस्टल सर्विस लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर एजुकेशनल कल्चरल मटेरियल डिलीवरी। तो बोलते हैं कि शैक्षणिक सामग्री और सांस्कृतिक सामग्री के वितरण के लिए डाक विभाग के द्वारा जो है वो एक विशेष डाक सेवा जो है वो स्टार्ट की गई है। इसका नाम जो है वो आपको बताना है। तो शैक्षणिक सामग्री जो होती है, सांस्कृतिक सामग्री होती है, वो घरों तक पहुंच सके उसके लिए जो है वो डाक विभाग के द्वारा एक डाक सेवा जो है वो स्टार्ट की गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो ज्ञान पोस्ट जो है वो रखा गया है। ज्ञान पोस्ट इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये ज्ञान पोस्ट एक स्पेशल पोस्टल सर्विस जो है वो लॉन्च की गई है ताकि एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल और रिलीजियस बुक्स जो है वो लोगों को घरों तक जो है वो मिल सके। अब ये जो लॉन्च किया गया है इस तरह का इनिशिएटिव ज्ञान पोस्ट कर इसका क्या टारगेट है? इसका टारगेट है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है एक गोल कि एक प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल एक अफोर्डेबल और असेसिबल प्राइस पर जो है वो रूरल और रिमोट एरियाज में पहुंचना चाहिए। उस गोल को जो है वो यहाँ से अचीव किया जा सके। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी जैसे एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर साइकोलॉजी में या फिर एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं ज़्यादा पूछे जाएंगे या फिर जहाँ पर उनके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 2020 की जो है वो एक एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें बहुत सारी बातें जो है वो कही गई हैं। एक जो अभी टाइम चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन को इंश्योर करने की बात कही गई है। इसमें एक तो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है 5+3+3+4 वाला सिस्टम। एक आपने ये ध्यान रखना है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गठित की गई थी ये किसकी अध्यक्षता में गठित जो था वो की गई थी? तो इसके जो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो था वो चेयरमैन थे। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये न्यू 5+3+3+4 कर जो करिकुलम स्ट्रक्चर है वो आपने ध्यान रखना है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 5 हैं वो फाउंडेशनल ईयर हैं, उसके बाद अगले जो 3 हैं वो जो हैं वो
प्रिपरेटरी ईयर माने जाएंगे, उसके बाद अगले 3 मिडिल ईयर माने जाएंगे, फिर अगले 4 जो है वो सेकेंडरी ईयर जो है वो माने जाएंगे। इस तरह से जो है ये 5+3+3+4 जो है वो रखा गया है। और अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता की तो वो भी आपको पता चल गया कि इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा। अच्छा, इसमें 5+3+3+4 को एक बार क्लियर कर देता हूँ अगर नहीं क्लियर हो रहा है। देखो पहले के जो 5 है ना, 5 ईयर, ये फाउंडेशनल ईयर है। इसमें आंगनवाड़ी के साल आएंगे, 3 साल आंगनवाड़ी के और 2 साल प्राइमरी एजुकेशन के आएंगे, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के। फिर अगला जो 3 है ना, वो उसमें जो है वो क्या होगा, उसमें बच्चा जो है वो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास करेगा, 8 से 11 साल का बच्चा, ठीक है जी। और अगले जो 3 साल है मिडिल स्टेज जिसको बोलेंगे, उसमें बच्चा जो है वो 6ठी, 7वीं, 8वीं करेगा 11 से 14 साल की उम्र में। और उससे जो अगले साल है सेकेंडरी ईयर, उसमें जो है वो बच्चा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं करेगा 14 से 18 साल की उम्र में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो सिस्टम है। इतना डेप्थ में मैंने आपको बता दिया कि अब एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप तैयारी JVT या फिर अपकमिंग एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप हिमाचल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले और आपका एक अच्छा रैंक आए, क्योंकि अच्छा रैंक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि अभी पोस्टें एलाइड की विड्रॉ हो गई, आने वाले टाइम में अगर आपका अच्छा रैंक होगा, आपने अच्छा स्कोर किया होगा, तो आप हमेशा जो है उसकी ओर रहेंगे और आपकी जो है वो एक पोस्ट हमेशा पक्की रहेगी। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एक्सरसाइज शक्ति कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये एक एक्सरसाइज शक्ति भी होती है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है वो होती है। चर्चा में आने के पीछे का क्या रीज़न था? चर्चा में आने के पीछे का सबसे मेन रीज़न ये था कि अभी ये एक्सरसाइज शक्ति जो है वो हो रही है और ये एक्सरसाइज शक्ति जो है वो जून 18 से स्टार्ट होकर जो है वो 1 जुलाई 2025 तक जो है वो चलेगी। हो कहाँ पर रही है? कैंप लाजार्क ला कैवलरी, फ्रांस में जो है ये हो रही है। शॉर्ट सा ये ध्यान रखें कि फ्रांस में जो है ये हो रही है। और एक्सरसाइज शक्ति का इस बार कौन सा एडिशन ये हो रहा है? तो 8th एडिशन जो है वो इसका हो रहा है। 8th एडिशन इसका हो रहा है। लास्ट टाइम भी हमने एक एक्सरसाइज जो था वो पढ़ी थी, हमने जो है वो एक्सरसाइज पढ़ी थी टाइगर क्लॉन कर। टाइगर क्लॉन जो है वो एक्सरसाइज होती है इंडिया और USA के बीच में, और एक टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज भी होती है, वो भी इंडिया और USA के बीच में ही जो है वो होती है। देखो यहाँ से जो आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रिवाइज करनी है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज होती है। किर्गिस्तान के साथ इंडिया खंजर एक्सरसाइज करता है। मालदीव के साथ एक्सरसाइज इक्विलिब्रियम की जाती है। इंडिया फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति की जाती है जो हमने अभी पढ़ी। ऐसे ही इंडिया इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति होती है और इंडिया श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो अजय वॉरियर कर एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। अच्छा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, कितना किलोमीटर बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर की जाती है वो आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कर जो है वो होती है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज सूर्य किरण कर जो है वो एक्सरसाइज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हमने अभी पढ़ी, जो इंडिया अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है वो कंडक्ट करता है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आपने पढ़ ली, बस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज के बारे में इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं एज पर द सिप्री ईयर बुक 2025 विच 2 कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो बोलते हैं कि सिप्री ईयर बुक 2025 के अनुसार किन 2 देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है। अगेन बोलते हैं किन 2 देशों के बीच में सबसे अधिक जो है परमाणु हथियार हैं। आपने ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो परमाणु हथियार प्रेजेंट टाइम में किन 2 देशों के बीच में है। एक तो रशिया है, दूसरा USA है। रशिया और USA के पास जो है वो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है प्रेजेंट टाइम में है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा डिटेल से जो है वो देखेंगे इस सिप्री रिपोर्ट को। ये जो सिप्री रिपोर्ट अभी आई, सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। 9 कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट जारी की गई और 9 कंट्रीज़ के पास जो है 12,241 न्यूक्लियर वेपन जो है वो आते हैं जनवरी 1, 2025 तक। ये कंट्रीज़ है यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस,
पास चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये कंट्री जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। रशिया के पास जो वेपन आते हैं, रशिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वेपन, न्यूक्लियर वेपन जो है वो आते हैं 5459 न्यूक्लियर वेपन अकेले रशिया के पास आते हैं। यूएस जो है वो दूसरे नंबर पर जो है वो आता है, यूएस के पास 5177 न्यूक्लियर वेपन जो है वो आते हैं। इंडिया का क्या स्टेटस है यहाँ पर, और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या स्टेटस है यहाँ पर। देखो सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया का स्टेटस इस तरह से है कि इंडिया के पास लगभग 180 स्टोर्ड न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो हैं जनवरी 2025 तक। तो 180 न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास है, ये आप कहेंगे। और अगर आप इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान के साथ एग्रेशन जब भी देखने को मिलता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की भी धमकी देता है, तो पाकिस्तान के पास जो है वो 170 न्यूक्लियर वेपन है। मतलब पाकिस्तान इतना गरीब है परंतु न्यूक्लियर वेपन में वो पीछे नहीं है। इंडिया को कड़ी टक्कर जो है वो न्यूक्लियर वेपन में जो है वो पाकिस्तान देता है। चाइना के साथ भी इंडिया की जो है वो तकरार रहती है थोड़ी सी, तो चाइना के साथ अगर रहती है तो चाइना के पास लगभग 600 न्यूक्लियर वेपन जो है वो इंडिया से 600 न्यूक्लियर वेपन जो है वो चाइना के पास है। इंडिया से कहीं ज़्यादा जो है वो चाइना के पास है। और अप्रॉक्सीमेटली चाइना पर ईयर जो है वो 100 न्यूक्लियर वेपन जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, 2023 से अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर वेपन का जो है वो स्टेटस है। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन को लेकर बात हो रही है जब, तो इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कब जो था वो हुआ था, उसका नाम जो था वो क्या था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया का हुआ था वो हुआ था 1974 में। 1974 में ये हुआ था, मई के महीने में जो था वो हुआ था। और मई के महीने में हुआ था तो मैंने मई के महीने में इसका क्यूज भी जो था वो डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। मई के महीने में जो ये ऑपरेशन हुआ था इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा कर जो है उसका नाम था। 1974 में इसको जो था वो लॉन्च किया गया था, राजस्थान के पोखरन से जो था वो इसको लॉन्च जो था वो किया गया था। ये इंडिया का पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो था। बड़ी चोरी छुपके से इंडिया ने जो था वो पूरे वर्ल्ड की नज़रों से चोरी छुपके जो था ये पोखरन टेस्ट जो था वो किया था। फिर उसके बाद इंडिया ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट भी जो था वो किया। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया जो है वो 1998 में जो है वो करता है। ये 1998 में इंडिया के द्वारा फिर से पोखरन में ही जो है वो टेस्ट किया गया था। और इस टेस्ट को जो था वो क्या नाम दिया गया था, इसको ऑपरेशन शक्ति कर जो था वो इंडिया ने नाम दिया था। ये भी मई महीने में ही जो था वो पोखरन में जो था वो हुआ था। और इन दोनों का ही क्यूज मैंने एक साथ मई के महीने में जो था वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो था वो डाला था। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब था, ऑपरेशन शक्ति कब लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किए गए थे, कहाँ से लॉन्च किए गए थे, कौन से ईयर में लॉन्च किए गए थे, वो सब आपको यहाँ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अभी बोलते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन जून 21, 2014 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2014 को जो था वो मनाया गया था विश्व स्तर पर। आज देखो जून 21 है और आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो हम बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे की पहली स्टेटमेंट और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। बोलते हैं योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। तो बोलते हैं कि एक पृथ्वी एक योग एक स्वास्थ्य 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था। हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। 2025 में तो जो इंटरनेशनल योगा डे की थीम रखी गई है वो रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई है। और अगर हम बात करते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट की कि इंटरनेशनल योगा डे पहली बार जून 21, 2014 को मनाया गया था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि ये जून 21, 2015 को पहली बार नहीं मनाया गया था। ये जून 21, 2015 को पहली बार मनाया गया था, ना कि 14 को नहीं, 2015 को पहली बार जो था ये मनाया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ यहाँ पर तो ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दिसंबर 11, 2014 को जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे मनाने की घोषणा जो था वो की गई थी। 69/131 रेजोल्यूशन से जो था ये की गई थी। अब बोलते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे को मनाने का जो ड्राफ्ट था वो सबसे पहली बार इंडिया के द्वारा ही जो था वो प्रपोज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जो था वो इसको प्रपोज किया था और इसमें जो है वो लगभग 175 मेंबर कंट्रीज़ की सपोर्ट मिली थी। बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रपोजल जो था वो 69th सेशन ऑफ जनरल यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उसमें किया था।
सितंबर 27, 2014 को ये प्रपोजल जो था वो वहाँ पर किया गया था। और इंटरनेशनल योगा डे को पहली बार जो है वो कब मनाया गया है? जून 21, 2015 को जो है वो इस योगा डे को जो है वो मनाया गया। फर्स्ट सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन जून 21, 2015। पहली बार ये जून 21, 2015 को जो था वो मनाया गया था। जून 21 को ही क्यों चुना गया कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए? क्योंकि ये इस दिन जो है वो समर सोलिस्टाइस भी होता है। समर सोलिस्टाइस का मतलब है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द अर्थ होता है। ये आज का दिन जो है वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द अर्थ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट एमसीक्यू जो है वो जियोग्राफी में बनता है कि समर सोलिस्टाइस कब होता है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे जो है वो कब होता है। तो वो जून 21 को जो है वो होता है। तो जब तक HPSSC पेपर करवाता था तो वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछता था, और अब भी आगे चलकर पूछे गए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब बोलते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे इस दिन मनाया जाता है। ये डे जो है वो हार्मनी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन वेलबींग के बीच में जो है वो करते हैं, एक सिंबलाइज हार्मनी रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया के कल्चर की भी जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताता है। तो इतना सा हम याद रखेंगे इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। ठीक है जी, ये सब यहाँ से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो बोलते हैं ये जो घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम है ये कब जो था वो लॉन्च किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम की। तो ये जो है वो कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1975 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम क्यों चर्चा में जो है वो आया। चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है वो इसको 50th एनिवर्सरी जो है वो इस प्रोग्राम की सेलिब्रेट की गई। 50th एनिवर्सरी इस प्रोग्राम की सेलिब्रेट की गई। तो ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 1975 में, जून 17 को जो था वो लॉन्च किया गया था। तो अभी इसकी एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की गई। सेलिब्रेट करने के बाद जो है ये चर्चा में आता है। चर्चा में आता है तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब पता होना चाहिए आपको कि वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जून 17 को जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है। जैसे कि वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हो गया, ये एक ऐसा डे है कि किताबों पर बहुत ही कम आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सिर्फ करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद फिर से विलुप्त हो जाते हैं। जहाँ पर स्पेसिफिक डे दिए गए होते हैं किसी भी 1 मंथ के, वहाँ पर ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस डे को नोट ज़रूर कर लेना। देखो, घड़ियाल की जब बात की जा रही है तो घड़ियाल के बारे में ध्यान रखना कि घड़ियाल का जो प्राइमरी जो हैबिटेंट है वो चंबल रिवर है। चंबल रिवर कहाँ पर बहती है? ये उत्तर प्रदेश में जो है वो बहती है। और ये जो घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UNDP और FAO की सहायता से जो है वो चलाया जा रहा है। FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और UNDP का तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। FAO की मैंने यहाँ पर बात की, तो चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि FAO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं फतेह इज़ द हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऑफ विच कंट्री। ये फतेह जो है वो किस देश का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है? तो ये फतेह जो है वो कौन सी कंट्री का है? ये ईरान का जो है वो हाइपरसोनिक जो है वो सिस्टम है। ये क्वेश्चन शायद हाई कोर्ट के एग्जाम में या किसी एग्जाम में तो पूछा गया है, और 2-3 एग्जाम्स में ये करंट अफेयर में ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल एक बार चर्चा में आती है। ईरान का ये सिस्टम है। पहले तो हम पढ़ते थे कि ये जो है वो ये मिसाइल सिस्टम डेवलप किए गए, अब लॉन्च किए जा रहे हैं, हम तब पढ़ रहे हैं। चर्चा में आने के पीछे का ये रीज़न है कि ईरान ने जो है वो फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को जो है वो अभी डिप्लॉय किया है। जब ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ईरान ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है, और इजराइल के पास जो है वो आयरन डोम कर जो है वो एक प्रोटेक्शन है। आयरन डोम कर किसकी है? वो इजराइल की है। अब देखो, अलग अलग कंट्रीज़ के जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है उनको ध्यान रखना। जैसे कि रशिया का है, रशिया का जो है ये एक एवेनगार्ड और किंजल जो है वो आता है, किंजल एग्जाम में भी पूछा जाता है। चाइना का DF-17 है, और इंडिया का ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2 कर ये अंडर डेवलपमेंट है। USA का AGM-183 और ARRW है, ये भी अंडर टेस्टिंग है। नॉर्थ कोरिया का हवेनसोंग 8 है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ईरान का फतेह 1 ऑपरेशनल है, फतेह 2 डेवलपिंग है। ये जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, इनको ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्फर्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रांट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोस 3 अपॉन प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकोरियस 3 से सम्मानित किया है। तो अभी किस कंट्री ने ये सम्मानित किया है, पिछली वीडियो में हमने ये पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था। अभी आप कमेंट कर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।